विद्यार्थियों, आशा है आप से कुशल होंगे। जैसा कि मैंने जूम मीटिंग के माध्यम से पिछले सप्ताह भी 3 वर्ग का अध्याय आपको समझाया था और आज भी जूम ऐप के माध्यम से आपको टॉपिक समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपने सभी ने ध्यानपूर्वक चैप्टर को समझने का प्रयास किया होगा। और पिछले सप्ताह मैंने पीडीएफ के माध्यम से इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर भी जो है अभ्यास के भेजे थे। उन्हीं से रिलेटेड जो टॉपिक समझा गया है उसमें एक नंबर के प्रश्न में आपको उन्हें भेजने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को याद करें और अपनी कॉपी में लिख लें। क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा एक नंबर के आते हैं और 20 क्वेश्चन भाषा की दृष्टि से या बहुविकल्पीय दृष्टि से एक नंबर के सवाल आते हैं। ठीक उसी प्रकार 5 नंबर के 3 सवाल यानी कि 15 नंबर के 3 सवाल अपठित या आप कह लीजिए गद्यांश के रूप में, अवतरण के रूप में पैराग्राफ आता है और उस पैराग्राफ के माध्यम से क्या होता है कि वो पैराग्राफ में से दिए गए क्वेश्चनों के आंसर हम उस पैराग्राफ के माध्यम से छांटते हैं। तो मैं आपको वो पैराग्राफ भी आपके पास में भेजूंगा और उन प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, शार्लमेन कौन था? तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको आज जूम मीटिंग के माध्यम से भी समझाया था कि शार्लमेन जो था वो फ्रांस का शासक था और उसने फ्रांस की स्थापना रखी थी और वह होली रोमन साम्राज्य का भी सम्राट रहा था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो शार्लमेन था वो कौन था? वो फ्रांस का एक शासक था, राजा था, उसने ही उसकी स्थापना की थी। फिर बात आती है कि शब्द सामंतवाद का क्या अर्थ है। मैंने जैसा कि पहले आपको पढ़ाया था जूम मीटिंग में ही कि ये जो फ्यूडो शब्द है, फ्यूडोलिज्म इसका शब्द का सामंतवाद का मतलब होता है, लेकिन इसको 2 शब्दों में मिलकर के बना। पहला शब्द है फ्यूडो। फ्यूडो का मतलब है जर्मन की भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। और वैसलिज्म का मतलब क्या होता है? ऊंचा दर्जा, यानी कि ऊंचे सरदार जो वो कुछ प्राप्त करे हुए होते हैं। तो ऊंचे दर्जे के सरदार को और भूमि के टुकड़े को सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। फिर आता है विलियम कौन था? तो प्रिय विद्यार्थियों, विलियम जो था वो फ्रांस का शासक था और उसने 1066 में इंग्लैंड पर अधिकार किया और वहाँ अपना सामंतवाद स्थापित किया, यानी कि अपना अधिकार स्थापित किया। फिर आता है टेनेंट इन चीफ के लिए कौन सी सेवाएं प्रदान करना जरूरी होता है? टेनेंट इन चीफ, देखिए ये एक प्रकार की ऐसी सेवा होती है, टेनेंट इन चीफ, जो सामंत को उसी प्रकार की सेवा देते हैं जिस प्रकार बड़े लॉर्ड राजा को प्रदान करते थे। जो लॉर्ड थे, सरदार थे, जिस प्रकार राजा को सेवा करते थे, उसी प्रकार टेनेंट इन चीफ सामंतों को उसी प्रकार की सेवा दी जाती थी। फिर मैंने जिक्र किया था नाइट। नाइट क्या है? देखिए बेटा, नाइट होते थे घुड़सवार। ये वो सिपाही होते थे जो लॉर्डों के अधीन होते, नहीं कि जो लॉर्ड थे, सरदार थे, उनके नीचे रह कर के काम करते थे, उनके सेवा याचना करते थे। फिर आता है इंग्लैंड में सामंतवाद और यूरोपीय देशों के सामंतवाद में क्या अंतर था? तो इंग्लैंड के जो सामंतवाद थे और यूरोप देश के जो सामंतवाद थे, उनमें दोनों में क्या अंतर होता था? देखिए, इंग्लैंड में जो सामंतवाद था वो कभी भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया गया इंग्लैंड का, और यूरोप में अन्य देशों में ऐसा नहीं था, बल्कि इंग्लैंड में सामंतों को राजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, परंतु ऐसा यूरोप में नहीं होता था, उनको भेजा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मध्यकाल के मठों के क्या कार्य थे? प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकाल के मठों से विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल जुड़े होते थे और मठों ने संगीत जैसी कला की प्रगति में योगदान दिया और 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के समूह जगह जगह पर जाकर धर्म प्रचार प्रसार करने लगे। मध्यकाल के मठों में जो कार्य थे, उनका कार्य था विद्यालय, महाविद्यालय और संगीत, अस्पताल और ऐसी कला जिससे कि लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, उस बारे में उन्होंने योगदान दिया और 13वीं शताब्दी के आते आते भिक्षुओं के समूह जाकर के जगह जगह अपना धर्म प्रचार प्रसार करने लगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, यूरोप के उन महत्वपूर्ण देशों के नाम लिखो जहाँ पर सामंतवाद स्थापित था। तो बेटा, उत्तर में जो दे रखा है वो यूरोप में फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है, स्पेन है। पूर्वी यूरोप देशों में समाजवाद यानी कि सामंतवाद प्रथा स्थापित की गई थी। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड में सामंतवादी प्रथा किसने आरंभ की थी? सामंतवाद में जो सबसे पहले इंग्लैंड में जो सामंतवादी प्रथा स्थापित हुई थी वो फ्रांस के नॉर्मैंडी के शासक ड्यूक विलियम ने की थी।
एक बार फिर सुन लें, इंग्लैंड में सामंतवाद की जो प्रथा स्थापित की गई थी वो फ्रांस के जो थे शासक वो कौन थे, नॉर्मैंडी, और उनका नाम था ड्यूक विलियम ने 11वीं सदी में आरंभ की थी। एक बार फिर सुन लें, इंग्लैंड में सामंतवादी प्रथा फ्रांस के नॉर्मैंडी के शासक, जो नॉर्मैंडी के स्थान फ्रांस में, उसके शासक थे ड्यूक विलियम, तो उन्होंने 11वीं सदी की आरंभ स्थापना की थी। उसके बाद सामंतवाद का कोई दोष बताओ, कभी कभी पूछा जाता ना, जैसे कुछ अच्छा होता है उसमें कुछ कमी होती है, तो उस कमी के बारे में बताना पड़ता है कि जो सामंतवाद का सबसे बड़ा दोष था वो सामंतों को न्याय करने की शक्ति देना था, और सामंतवाद अपने अधीनस्थ के मुकदमे सुनने समय स्वार्थी हितों को ध्यान में रखना होता था। फिर उसके बाद ऐसी कौन सी दो घटनाएं ने सामंतवाद के सामाजिक और आर्थिक आधार का नाश किया, तो आप कहेंगे ऐसी दो घटनाएं थी वार ऑफ रोजेस, यानी कि दो घटनाएं कौन कौन सी थी सामंतवाद के सामाजिक आर्थिक और आधार पर नाश किया। जो प्रिय विद्यार्थियों, वार ऑफ रोजेस तथा गोला बारूद का आविष्कार किया और सामंतवाद के आर्थिक तथा सामाजिक आधार का नाश किया। फ्रांस में सामंतवादी प्रणाली कब समाप्त हुई, वो हुई 1789 में। सामंतवादी प्रणाली का अंत हो गया। सामंतवादी प्रथा कब समाप्त हुई, रूस में जो हुई थी वो फ्रांस में तो 1789 में हुई थी, फिर फ्रांस की क्रांति हो गई थी ना 1789 में, आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति का इतिहास। उसके बाद में रूस में जो सामंतवादी प्रथा समाप्त हुई वो हुई प्यारे विद्यार्थियों 1917 में। रूस में जब 1917 में क्रांति आई तो सामंतवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। इस सामंतवादी व्यवस्था का कुछ लाभ भी मिला, जैसे कि आपसी प्रेम और वफादारी, और उसके अधीन काम करने वाले जो सामंत थे उनकी सेवा करना तथा सामंतों को अपने द्वारा सुरक्षा देना, ऐसे बंधनों से मुक्त कराना जो आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस चैप्टर में एक एक नंबर के सवाल भी आ जाते हैं, तो कृपया करके इन क्वेश्चनों को आप कर लेना। दूसरा जो मैं आपको समझा रहा था कि अवतरण के आधार पर एक पैराग्राफ आता है, ये 5 नंबर का होता है। 3 पैराग्राफ आते हैं किसी भी चैप्टर में से, और उन तीनों पैराग्राफों में से क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर उसी में होता है। सपोज करो जैसे ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय कि विभिन्न परिवर्तनों की अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप सामंतवादी व्यवस्था अस्तित्व में आई, और इतिहासकार द्वारा सामंतवाद जो शब्द है का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक और राजनीतिक सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह जर्मन शब्द, यानी कि जो शब्द मैंने जो बोला था फ्यूड से बना, और उसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। दुर्गों और मैनर भवन के आसपास कृषि उत्पादन सामंत की पहचान थी, और दुर्गों में मैनर की आसपास की मैनर जो प्रणाली थी वो लाड़ों की थी, जिस पर कृषिदास कार्य करते थे जो वफादार होते थे। कृषिदास राजा के अधीन रहकर के काम करते थे, खेती करते थे, उनके पशुओं की देखरेख करते थे और वो वफादार होते थे, और मैनर प्रणाली के अंतर्गत राजा उनको असरतियाँ देते थे। और कैथोलिक चर्च सामंतवाद के समर्थन देता था और उनके पास भूमि होती थी। अब इसमें चैप्टर में से क्या हुआ है, पैराग्राफ में से सामंतवाद क्या है क्वेश्चन बना दिया, तो आप कह देंगे सामंतवाद एक भूमि का टुकड़ा है। क्या है, सामंतवाद एक भूमि का टुकड़ा है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कृषिदास से क्या अभिप्राय है जी, तो आप कह देंगे कृषिदास राजाओं सामंतों के दास होते थे। जो कृषिदास होते थे वो राजाओं और सामंतों के दास होते थे जो भूमि पर उनके लिए कृषि कार्य करते थे, जो मैंने अभी आपको समझाया था। फिर सामंतवाद किस भाषा से लिया गया, आप ये कह सकते हैं कि सामंतवाद फ्यूड शब्द जो है वो जर्मन भाषा का उससे लिया गया था, और उसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। फिर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि लार्ड कौन होते थे भाई, तो आप कह सकते हैं ये मैनर स्वामी होते थे, लार्ड। मैनर स्वामी कौन है, मैनर स्वामी एक भूमि का टुकड़ा होता था 500 एकड़ का, उसका जो स्वामी होता था वो मैनर स्वामी कहलाता था, और उस मैनर स्वामी का जो भवन होता था उस 500 एकड़ भूमि के टुकड़े के बीच में ही होता था, और उसका जो मकान होता था वो चारों ओर से, उसके चारों ओर पुल बना हुआ होता था, वो खाई खुदी होती थी। कहने का मतलब ये है
और उसमें पानी भरा रहता था और उस पर लकड़ी का पुल बना होता था, उसको मैनर स्वामी के नाम से जाना जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो मैंने आपको एक एक नंबर के सवाल समझाए हैं, साथ ही साथ जो मैंने अवतरण दिया है, इस अध्याय में ये अवतरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप सावधानी पूर्वक करेंगे, समझेंगे और कॉपी में भी कर लेना, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। धन्यवाद। यदि किसी छात्र को कोई समस्या है वो मुझसे पूछे और व्यक्तिगत नंबर पर बात करें। ओके।